My voice is not clear. What about now? Yes, it's okay. Perfect. Think the setting is quite genuine. Yeah, it's fine. It's clear right now. So, guys, yeah, in the interest of time, I think we should start it now rather than waiting for others people. They will join soon, hopefully, inshallah. So, सबसे पहले तो गूगल डेवलपर टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और इस सेशन के लिए चूज़ किया। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों में पूरा उतरूँ और मैक्सिमम जितना नॉलेज ट्रांसफ़र आप लोगों में कर सकूँ, तो वो चीज़ आपको मैं शेयर कर दूँ। हम्म, थोड़ा पास 2-3 मिनट लेके आपको एक्सपीरियंस बता दूँ। मैं भी कराची यूनिवर्सिटी से ही हूँ। मास्टर्स मैंने माजू से किया है एंड करंटली वर्किंग एज एन सिस्टम इंजीनियर इन एंग्रो कॉर्पोरेशंस। ठीक है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए है, वो आपको शेयर कर लेते हैं ताकि हम अपने टॉपिक पे रहें। व्हाट विल वी लर्न टुडे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग होती क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों होती है, क्या चीज़ है, जैसे इफ एनीवन फ्रॉम योर साइड कैन कंफर्म कि उसको प्रेजेंटेशन सही दिख रही है या नहीं दिख रही, Yes, क्योंकि it is all good. It is visible. परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, तो पेन टेस्टिंग का स्कोप किसी को आइडिया है या नहीं? हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेके चलें कि पेन टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट में कितने तरह की पेन टेस्टिंग होती हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसकी अचीवमेंट हमें क्या होती हैं। हम इसी से स्टार्ट करेंगे। सो पेन टेस्टिंग इज जस्ट लाइक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग योर करंट सिस्टम। क्या आपके पास सिस्टम चल रहे हैं कि क्या वो किसी इथिकल हैकर के लिए इजीली एक्सप्लोरेटेबल है या नहीं है, क्या कोई उसमें घुस के कोई चेंजेस कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या उसमें कोई वर्नेबिलिटी ओपन तो नहीं हुई हुई। इट्स जस्ट लाइक आप किसी घर में रहते हैं तो आप कैमरास लगाते हैं, लॉक्स लगाते हैं, डोर के ऊपर आप मॉनिटरिंग सिस्टम लगाते हैं ताकि कोई बंदा इजीली उसको क्रैक करके आपके घर में ना घुस सके। सो पेन टेस्टिंग इज जस्ट लाइक मॉनिटरिंग या इवोल्यूशन ऑफ दोज कंट्रोल जो आपने उस पर लगाए हुए हैं, कि क्या जो कंट्रोल अपने लगाए हुए हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो कंट्रोल्स आउट ऑफ डेट तो नहीं हो चुके हैं, तो आप उनको अपडेट तो नहीं कर लें। सो पेन टेस्टिंग इज द असेसमेंट ऑफ दीज ऑल दिस थिंग्स जो आपने अपने पास मॉनिटरिंग के लिए या कंट्रोलिंग के लिए, सिक्योरिटी कंट्रोल अपने पास एवोल्यूशन के लिए लगाए हुए होते हैं। अगर कोई भी पेन टेस्टिंग के रूल्स के अंदर आपके पास कोई भी चीज हाईलाइट होती है तो दीज आर द अचीवमेंट फ्रॉम दैट पेन टेस्टर। उसने पेन टेस्टर ने कुछ बग आइडेंटिफाई कर लिया, कोई सिक्योरिटी एक्सप्लॉइटेशन आपकी अवेलेबिलिटी को डिटेक्ट कर ली कि अवेलेबिलिटी आपके पास सिस्टम में मौजूद है, उसको फिक्स कर लें, या कोई ऐसी उसने मिसकॉन्फ़िगरेशन या आउट ऑफ डेट सिस्टम पकड़ लिया कि जो इजीली जिसका मार्केट में एक्सप्लॉइट अवेलेबल हो। वैसे आप लोगों को नॉलेज होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों के लिए भी चीज़ें बता दूं जिनको इस फील्ड का नहीं आइडिया सिक्योरिटी का। तो एक्सप्लॉइट इज जस्ट लाइक दिस कि कोई ऐसा मार्केट में प्रोग्राम अवेलेबल हो या मार्केट में उसका पब्लिकली उसको तोड़ने का या उसको यूज करने का मेथड अवेलेबल हो। इट जस्ट कॉल्ड एक्सप्लॉइट इन नॉर्मल उर्दू। तो पेन टेस्टिंग के कुछ रूल्स हैं बेसिक जिनको आपको फॉलो करके काम करना पड़ता है। आप इजीली ऐसा नहीं कर सकते कि आप फेसबुक के ऊपर जाके पेन टेस्टिंग स्टार्ट कर दें या आप गूगल के ऊपर जाके पेन टेस्टिंग स्टार्ट कर दें कि यार मैं गूगल की पेन टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ कि गूगल में चीज़ अवेलेबल नहीं अवेलेबल। एवरी प्लेटफॉर्म जो कि मार्केट में गूगल प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक में, जितने भी ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सब ने अपनी हैकिंग के लिए, इथिकल हैकिंग के लिए पेन टेस्टिंग के रूल्स दिए हुए हैं कि हाउ वी कैन पेन टेस्ट दीज प्रोडक्ट्स इजीली इन द मार्केट।
पर इसके लिए आपको पहले ऑथराइज होना जरूरी है कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम को आप टेस्ट कर रहे हैं, उस सिस्टम पे आपको अथॉरिटी मौजूद है कि आप उस पर काम कर सकते हैं। जितने भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब ने एक अलग से अपना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहां पर आप कोई भी पेन टेस्टिंग रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप इजीली आप आज जाएं और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट के ऊपर जाके पेन टेस्टिंग स्टार्ट कर दें। यू शुड बी ऑथराइज्ड फॉर दैट। आपको उसकी अटैकिंग की टेक्निक्स पता होनी चाहिए, और आप उनसे परमिशन भी लेते हैं कि हम आपके यहाँ पेन टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। दिस इज द स्कोप, दिस इज द रिटन कॉन्सेंट कि हम इस पे ये काम करेंगे और इसमें कोई आपके पास इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ये फिक्स टाइमिंग है जिस टाइम पे आपके पास हम ये चीज टेस्ट करेंगे। तो इट जस्ट लाइक पूरी कोलैबोरेशन में आप काम करते हैं विद योर विद द सर्विस प्रोवाइडर जिसकी जिसके पास आप पेन टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, और विद यू जो आप कर रहे हैं। तो दोनों के दरमियान एक म्यूचुअल कंसेंट और यूजर की एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसकी वजह क्या है? ठीक है, जिसने सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, आपने अपने घर पे ताला लगाया, सो यू आर क्वाइट श्योर कि वो ताला नहीं टूटता, तभी तो आपने अच्छा अच्छा ताला पसंद करके लगाया है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा थीफ हो जिसको पता हो कि वो ताला कैसे खुलता है। सो ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी थीफ को बोलेंगे यार आगे तोड़ के दिखा दो, वो तोड़ के आपके घर में घुस जाए और कुछ भी कर ले। यू अलाउ दैट थीफ कि वो आपके घर में आके वो चीज कर ले, पर आप उसको कंट्रोल्ड वे में ट्राई करोगे कि यार तुम कर सकते हो तो ये करके दिखाओ, पर मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा, पर तुम मेरे कंट्रोल वे में करना है। ऐसा ना हो कि तुम अंदर आ जाना, तुम बस खोल के मुझे दिखा देना। दिस इज वॉट वी कॉल पेन टेस्टिंग। तो इसके अंदर प्रोएक्टिव डिफेंस सिस्टम होता है कि आप पहले से सारी चीजें उनसे अलाइनमेंट करते हैं कि ठीक है, मेरे पास सिस्टम में आउट ऑफ डेट सिस्टम भी होंगे, वीक वनरेबिलिटीज भी होंगी, पासवर्ड भी होंगे, आप मुझे बता देना। आप मेरे सारे सिस्टम के असेसमेंट करके मुझे इसकी रिपोर्ट दे दें, और कोई भी मेरा डाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सारा काम जो हम करेंगे ना, इसमें क्लियर स्कोप होना जरूरी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी सिस्टम की पेन टेस्टिंग स्टार्ट करें और हम ब्लैंक चलते रहें कि हमने यार फेसबुक पे टेस्टिंग करनी थी तो हमने मेटा के पूरे सिस्टम पे पेन टेस्ट अटैक मार दिया। नहीं, अगर फेसबुक की पेन टेस्टिंग है तो इट शुड बी ओनली फेसबुक, उसमें व्हाट्सएप इंक्लूड नहीं हो सकता, उसमें इंस्टाग्राम इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर हम पेन टेस्टिंग सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस के आउटलुक की कर रहे हैं तो इट शुड बी ओनली आउटलुक, उसमें पावर पॉइंट इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इट शुड बी क्लियर स्कोप, क्योंकि जब आप आउट ऑफ स्कोप किसी चीज में इंटीग्रेशन में आते हैं, आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ का ताल्लुक होगा, जब आप इंटीग्रेशन में आते हैं तो हो सकता है कुछ वनरेबिलिटी इंटीग्रेशन में भी होती है। आपके सिस्टम में वनरेबिलिटी नहीं थी, पर आपने जो सिस्टम अपने साथ लगाया हुआ था उसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपके पास मसला आ गया। तो ये एक बहुत जरूरी है कि आपका स्कोप डिफाइंड होना जरूरी है, और एक रिटन कंसेंट विद द पर्सन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। और टाइमिंग ऑब्वियसली, क्योंकि हर वक्त सिस्टम को वो उस तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकते। आपके पेन टेस्टिंग के दरमियान, आपके अटैक के दरमियान हो सकता है उनकी सर्विसेज भी इम्पैक्ट हो जाए। तो वो टाइमिंग्स आपकी और उनके दरमियान एग्रीमेंट होना जरूरी है कि हम ये पेन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, यू हैव पेड मी समथिंग, और मैं आपको या तो एक पेन टेस्टर एक या तो वो ये एग्रीमेंट करता है कि भाई मैं आपको इसके रिटर्न लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि भाई ये आपके पास वनरेबिलिटी मौजूद है, इसको आप चेक कर लें। या कंपनी खुद भी पेन टेस्टिंग करवाती है जो उसके पेड चार्जेस देती हैं आपको। अब पेन टेस्टिंग के अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहली अप्रोच होती है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जस्ट लाइक आपने ब्लैक ग्लासेस पहने हुए हैं, यू कांट सी फ्रॉम योर आइज टू द सिस्टम। आपको उसमें सिस्टम की नॉलेज नहीं होती, वो आपको अपनी कोई भी इंटरनल आईपीएस नहीं बताएंगे, वो आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो आपको सारी चीजें हिडन रखेंगे। यू आर जस्ट अ पर्सन फ्रॉम द इंटरनेट, अगर वो चीज इंटरनेट पे खुली हुई है, एंड यू आर अलाउड टू अटैक ऑन दिस सिस्टम विद डिफरेंट अप्रोचेस। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो मैंने पिछले सेट में डिस्कस की कि टाइम बाउंड होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, उसके बाद ये तीनों अप्रोचेस में से कोई भी एक अप्रोच अप्लाई होगी। या हो सकता है आप तीनों अप्रोचेस अप्लाई कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जस्ट लाइक कि कोई भी बंदा इंटरनेट पे बैठा हुआ है, वो अगर अटैक लेके आएगा या वो अटैक करेगा तो वो किस टाइप का अटैक कर सकता है और क्या आपका सिस्टम उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड ब्लैक बॉक्स, जिसमें यूजर को आइडिया नहीं होता कि उसके बाद जब जो अटैकर होता है उसको ये नहीं पता होता कि आगे क्या चल रहा है, उसको उस टाइप की कोई भी चीज़ अवेयर नहीं होती। सेकेंड, ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स में यू हैव दी आईडी एंड पासवर्ड्स, आपके पास कुछ चीज़ों की नॉलेज होती है, कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपको इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल जाती है कि भाई क्या चीज़ चल रही है, क्या वर्जन चल रहा है, किस तरीके से आईडी पासवर्ड लॉगिन होते हैं, इंटरनेट पे कुछ इसके प्रोटोटाइप मिल जाते हैं, कुछ वर्जन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट यू हैव स्टिल हाफ इन्फॉर्मेशन, हाफ कुक्ड वर्जन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एंड थर्ड इज द व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स में क्या होता है कि आपके पास सोर्स कोड की इन्फॉर्मेशन भी होती है, आपके पास कंप्लीट कंप्लीट एप्लीकेशन होती है। अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? जब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द वर्जन, सो उस टाइप पे आपको अलग वर्नेबिलिटीज दिखती हैं।
दैट से मैंने कहीं पर पेन टेस्टिंग की एंड आई फाउंड आउट कि यार इंटरनेट से उस एप्लीकेशन का वर्जन दिख रहा है। यूजुअली वर्जन दिखना इज नॉट द प्रॉब्लम, पर अटैकर्स के लिए वर्जन से काफी चीजें डिस्क्लोज हो सकती हैं कि यार ये वर्जन जो चल रहा है ये ऑब्सोलीट वर्जन तो नहीं हो चुका है, ये वर्जन आउट ऑफ डेट तो नहीं हो चुका है। इसी तरीके से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इंटरनेट से अवेलेबल नहीं होनी चाहिए थी। लेट से एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उस पर wp-admin का जो पेज है वो इंटरनेट से नहीं खुला होना चाहिए, पर अगर वो इंटरनेट से खुला हुआ है तो वो चीज़ ब्लैक बॉक्स में हाईलाइट होगी। सेम एप्लीकेशन जब ग्रे बॉक्स में आ जाएगी, एक वर्डप्रेस की एप्लीकेशन ही आप ले लें, सो व्हेन दिस एप्लीकेशन इज इन द ग्रे बॉक्स, तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ लॉगिंग पेज ऐसे हों जो कि यूजर के लिए अलाउ नहीं होने चाहिए पर वो अलाउ हो रहे हो। सो हर अप्रोचेस के अंदर डिफरेंट टाइप की वल्नरेबिलिटी आप आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे लास्ट जो व्हाइट बॉक्स अप्रोच है उसमें हो सकता है कि डेवलपर ने या वेंडर ने कोई ऐसा एल्गोरिथम या ऐसा सोर्स कोड यूज किया हो जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो, या जिसके अंदर वेरिएबल सही डिफाइन नहीं हुए हो। सो ये सारी टेस्टिंग है व्हाइट बॉक्स के अंदर अप्रोचेस डिफाइन करवाते हैं। जो हमने लास्ट 3 अप्रोचेस डिफाइन की हैं, उन तीनों की तीनों अप्रोचेस के अंदर एक पूरा सिस्टमेटिक वे अप्रोच अप्रोच ली जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने बस बैठे आप ट्राई कर रहे हैं, कैसे ट्राई करेंगे, आपके पास कुछ सिस्टम की आईडीज होना जरूरी है। तो एथिकल हैकिंग के अंदर या हैकिंग के अंदर या पेन टेस्टिंग के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको आप चल के उनको पूरा उस एड्रेस तक पहुंचते हैं। इट्स जस्ट लाइक आपके घर पे एक पार्सल डिलीवर होता है, पार्सल डिलीवर होने से पहले आपके पास उसकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो रेकोनेंस इज जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एड्रेस और नोन के कराची का पार्सल है या लाहौर का पार्सल है या इस्लामाबाद का पार्सल है। इफ इट्स फॉर रेकोनेंस, रेकोनेंस में आपको पब्लिक डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देन दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग। जो अगला पोर्ट उसका स्कैनिंग का होता है। स्कैनिंग के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, स्कैनिंग में आप लोग ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने ये पता लगी है तो क्या इसमें कोई पोर्ट्स ओपन है भी या नहीं और उसमें चल क्या रहा है, उन पोर्ट्स पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, ये आप स्कैनिंग के फेज में आइडेंटिफाई करते हैं। और जो जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो जो पोर्ट्स लिस्टिंग कंडीशन में उसमें है, उनके ऊपर क्या एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, दैट्स द थर्ड फेज, जिसके अंदर आप सारी चीजें बता देते हैं कि भाई लेट्स इसके में एसक्यूएल का ये वर्जन चल रहा है, एसक्यूएल का पुराना वर्जन है, एसक्यूएल का नया वर्जन है, पीएचपी का क्या वर्जन चल रहा है, डॉट नेट का क्या वर्जन चल रहा है, किसमें क्या चेंजेस हैं, वो सारी चीजें आप उसमें हाईलाइट करके उनको बता देते हैं। देन कम्स द फाइनल पार्ट कि जो पूरे रेगुलेंस से स्कैनिंग एक्सप्लोरेशन अपने पूरी टेक्निक्स वगैरह यूज की, सारी चीजें यूज की, वो सारी चीजें आप उनको ड्राफ्ट करके भेजते हैं कि भाई ये टोटल रिपोर्ट थी, आपके सिस्टम में इतनी वल्नरेबिलिटीज निकली हैं, इतने सिस्टम ने और इतनी चीजें आपके सिस्टम ने हमारे इतने अटैक्स ने पास कर लिए। हम स्लाइड्स को यहीं पे रोकते हैं और आपके कुछ सवाल पे आ जाते हैं ताकि हम सारी चीजें साथ साथ लेके चल सकें। Mohammed Zahid, I think you should reconnect because the screen is visible all the time. किसी का कोई सवाल यहाँ तक? फील फ्री टू क्वेश्चन ना, क्योंकि जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे आप लोगों को एक चीज समझ में नहीं आएगी। मेरे पास स्लाइड बहुत छोटी सी है और मैं खत्म कर जाऊंगा, 1 घंटे का सेशन हो सकता है हम आधे घंटे में खत्म कर लें, पर जब आप लोग कोई सवाल करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपके एक सवाल करने की वजह से किसी और की नॉलेज में इजाफा हो जाए। अस्सलाम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन वालेकुम है कि अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है बेसिकली कि हम वाफ जो होता है ये अपना जो फायरवॉल होता है इसको बेसिकली इवेट करने की क्या टेक्निक्स होती हैं इनकोडिंग के अलावा। यार देखिए वेब के अंदर ना, वेब्स आप वेब आपने नाम लिया, मैं बता देता हूँ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, इट जस्ट लाइक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हो या कोई भी फायरवॉल हो, उसको इवेट करने के मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे आपने कोई वेब से देखिए आपको नेटवर्क लेवल पे चीज़ों को रोकती है ना, अब वो किसी भी लेयर पे जाके रोक ले, पर अगर आपके सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी पहले से मौजूद है वो वेब नहीं रोक सकती। इट जस्ट लाइक कोई ऐसा एक्सप्लॉइट अवेलेबल है आपकी एप्लीकेशन में जो एक्सप्लॉइट का पब्लिकली एक्सप्लॉइट आ चुका है, मार्केट में उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है कि आपने इसको ब्रीच करना है तो कैसे ही ब्रीच होगा, कैसे अटैक होगा, तो आपकी वेब उसको रोक ही नहीं सकती है। मैंने अपने एप्लीकेशन के अंदर WP डैश एडमिन का पेज खोला हुआ है, मैंने अपने एप्लीकेशन के अंदर एडमिन का जो पेज था वो इंटरनेट से अलाउ किया हुआ है, उसका पासवर्ड एडमिन एडमिन रखा हुआ है, तो वेब उसको थोड़ी रोक सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। जो बैंकिंग में इस तरह सिस्टम बेसिकली फायरवॉल वगैरह लगे हुए होते हैं वो कैसे डिजाइन होते हैं, मतलब उस पे हम कैसे उसको बाईपास कर सकते हैं अगर चाहें जैसे। यार बैंकिंग की एक
जो छोटी मोटी सिक्योरिटी की टीम होती है ना, वो तकरीबन 30 32 30 बंदों की होती है मैक्सिमम ना। सो दे हैव क्वाइट हार्ड सिस्टम्स के वो किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। हमें बड़ा इजीली शायद बाहर से देख के लगता है कि नहीं यार वो नहीं मैनेज कर पा रहे, या चीज़ें नहीं हो पा रही, बट दे हैव अ ह्यूज मैनेजमेंट ना जो पीछे बैकएंड पे चल रही है। उनकी सिक्योरिटी की टीम, उनकी नॉक की टीम, और एक पूरा उनके पास चेन चल रही थी बैकएंड के ऊपर। सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप उनको कुछ करें, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब बीइंग एथिकल तो एक सिस्टम आपको कभी अलाउ नहीं करते। कोई भी बैंक आपको पेन टेस्टिंग के लिए अलाउ नहीं करेगी। वो पेन टेस्टिंग के लिए हमेशा एक पेन टेस्ट कंपनी को इनवाइट करेगी, इंडिविजुअल्स को भी वो अलाउ नहीं करता। थैंक यू सर, थैंक यू। ये और कोई सवाल है? क्या कोई सवाल नहीं, तो हम आगे बढ़े। सर मैंने जस्ट कल से ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज वगैरह गेट करना शुरू की है। तो सर कोई इसके लिए मैंने जो गूगल चैट जीपीटी की है, तो उसमें मैंने ये देखा है कि उसने मुझे बताया सबसे पहले आप एसओसी की तरफ जाएं, एसओसी को करें, उसके बाद फिर आगे मजीद जो रोड मैप है उसको फॉलो करें। तो आप क्या कहते हैं इस पे? यार देखिए, एसओसी जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं अगर उसको सही बता रहा हूँ तो आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, सॉक एनालिस्ट की बात कर रहे हैं। यस सर। जब सॉक एनालिस्ट जो होता है ना, उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि पेन टेस्टिंग वालों से। सॉक टीम का काम ये होता है कि सॉक टीम है सूट टूल्स ना। सॉक टीम है, अच्छा ये थोड़ा सा हम अपने प्रोग्राम से हट रहे हैं, पर मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। सॉक टीम है डिफरेंट टूल्स ना। सॉक टीम के पास लॉग मॉनिटरिंग सिस्टम लगे होते हैं, अलर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगे होते हैं, लॉगिंग इनेबल्ड होती हैं, एक्सडीआर होते हैं, ईडीआर होते हैं, एंटीवायरस सिस्टम्स होते हैं। तो दे हैव ऑल दिस सिस्टम इनबिल्ट इन द सिस्टम ना। उनके बाद इन तमाम की नॉलेज आ रही होती है। और शॉक टीम का काम ये होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है ना, जस्ट लाइक जो हमारे पास हम कहते हैं ना, पुलिस का क्या होता है, वो एक कमांड एंड कंट्रोल रूम, इट्स जस्ट लाइक कमांड एंड कंट्रोल रूम फॉर एनी कंपनी। इसमें तमाम डाटा जो करंट लाइफ टाइम जो रिकॉर्ड चल रहे हैं, जो करंट लाइफ के जितनी भी चीजें चल रही हैं सिस्टम के अंदर, उनके रिकॉर्ड आ रहा होता है। एंड दे आर एबल टू व्यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन द सिस्टम। इसके थ्रू वो ट्रैक कर सकते हैं कि कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई चीज़ तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं पर कोई अटैक तो नहीं आ रहा, कहीं पे कोई सिस्टम तो नहीं बढ़ रहा। तो जस्ट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिक्योरिटी साइड पे आने जा रहे हैं तो आपको सॉक साइड का होना जरूरी है, क्योंकि सॉक और पेन टेस्टिंग दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। आप एथिकल हैकिंग का डायरेक्ट कोर्स कर लें तो आप पेन टेस्टिंग के इनिशियल मोड में आ जाते हैं। ओके सर, तो वैसे सर कोई आप मुझे रिसोर्स या कोई ऐसा कोर्स बता पाएंगे? इसी काउंसिल का एथिकल हैकिंग का कोर्स होता है, वो स्कैनिंग वाला बहुत बहुत ही इनिशियल मॉडल के ऊपर होता है, और बहुत ही क्वाइट इंप्रेसिव है। उसमें आप फ्रॉम एंड पॉइंट टू स्टार्ट मैनेजमेंट तक आप तमाम एथिकल हैकिंग की चीजें पढ़ सकते हैं। और मार्केट के अंदर पाकिस्तान में काफी लोग ये कोर्स करवा भी रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन देम ऑल्सो। अ, सर दोबारा बताएंगे प्लीज, मैं जरा नाम नहीं समझ सका, क्या कह रहे थे आप? इसी काउंसिल एथिकल हैकिंग का कोर्स करवाती है। मैं ओके। रेबेल को कह देता हूँ, वो ग्रुप में भी इसका इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, लिंक्स वगैरह भी पोस्ट कर दूंगा। जी सर, थैंक यू। अरीशा ने लिंक दिया। थैंक्स अरीशा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम विदाउट कंसर्न पेन टेस्टिंग अगर किसी भी वेबसाइट पे करें या किसी भी सर्वर पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं? सॉरी, नहीं कर सकते। उसकी दो तीन वजूहत हैं। पहली वजह क्या है, इफ आई एम करंटली इन दिस प्लेस, मैं यहाँ से कोई भी चीज एक पैकेट भेजता हूँ, एक अटैकिंग पैकेट, तो आप ये समझें कि क्या आपके घर पे कोई शिपमेंट ऐसी है कि कभी रुक सकती है जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। आपके घर के बाहर कोई बहुत सारा सामान लेके आ जाए, बोले कि सर ये नेहा के घर पे ड्रॉप करना था, आप बोलेंगे नहीं भाई मेरे घर पे ड्रॉप ही नहीं करना था, मेरा सामान नहीं है, ले जाओ। द सेम विल हैपन जब आप पेन टेस्टिंग करेंगे विदाउट एनी कंसेंट ऑफ एनी यूजर। यदि कंपनी, आपने कोई अटैक लॉन्च किया, तो नेटवर्किंग, देखें किसी भी चीज के पीछे मैंने आपको स्टेप्स में जो गाइड किया, सबसे पहले स्टेप था रेकोनेंस, सेकंड स्टेप था स्कैनिंग। रेकोनेंस एंड स्कैनिंग दोनों चीजें नेटवर्क के थ्रू होती हुई जाती हैं।
सॉरी, नेटवर्क के थ्रू होती हुई जाती हैं। अच्छा, नेटवर्क की जो पूरी लेयर है ना, वो आपकी पब्लिकली है, इंटरनेट पे है ना, तो आपका कोई ट्रैफिक आपके पास से निकल के सोर्स एंड तक जब तक नहीं पहुंचता, जब तक उसके लिए अलाउ नहीं होता। सोर्स आपका पैकेट ही रिसीव करके डिनाई कर देगी कि इसकी उससे जरूरत ही नहीं है, इट विल जस्ट से डिस्कार्डेड, वो उसको एंटरटेन ही नहीं करेगी। उन्होंने अपने पास कंट्रोल्स लगाए हुए होते हैं कि अगर एक ही जगह से मल्टीपल पैकेट्स आए और उनके यूज के ना हो तो उसको डिस्कार्ड कर दें। दे हैव बिल्ट इन सिस्टम फॉर दिस। और सबसे बड़ा मसला ये कि यहाँ रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, ये दुनिया में आजकल जो हैकिंग के जो टूल्स आ चुके हैं, हैकिंग के जो बारे में नॉलेज और लॉज बन चुके हैं, उसके बाद ये अनएथिकल भी है। डेट्स वाई मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करते हुए कह रहा हूँ कि इथिकल हैकिंग का कोर्स करें, अनएथिकल हैकिंग का कोर्स कोई ना करे। तो इथिकल हैकिंग इज जस्ट लाइक दिस, कि आप जो भी चीज़ करते हैं वो परमिशन के साथ करते हैं, यू नो कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसके क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और उसका प्रोसेस करने का क्या है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का पहला स्टेप यही है कि आपके बारे में, आपको अगले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता हो और आप उससे कंसेंट लेके काम करें, बगैर कंसेंट की काम ना हो किसी की भी साथ भी। सो दैट्स द बेसिक रूट जो आपको करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किसी के साथ कर दिया और उसने आपके खिलाफ अगर कोई केसेस कर दिया, सो दे आर फ्री टू डू इट, क्योंकि आपने उसके पास कोई अटैक किया। जस्ट लाइक आपके घर पे कोई आ गया, आपको बगैर बताया, यू विल बी से मैंने यार पेन टेस्टिंग की। अब मैं इसका एक दूसरा पहलू बता देता हूँ। येस यू कैन डू पेन टेस्टिंग ऑन फेसबुक, येस यू कैन डू पेन टेस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। इसके लिए फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, गूगल ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। जस्ट ना, ये नॉर्मल प्रोसेसेस नहीं है, इसके लिए उन्होंने प्रोसेस कुछ डिफाइन किए हैं जिसको वो बोलते हैं बग बाउंड्री प्रोग्राम। बग बाउंड्री प्रोग्राम इज दिस कि आपने, उन्होंने अपने पास एक साइट बनाई हुई है जहां पर उन्होंने कहा है कि आप हमारे सिस्टम में कोई बग आइडेंटिफाई करें, तो पेन टेस्टिंग करें, कुछ भी आप चीजें मेरे पास, हमारे पास ट्राई करें, हमारे सिस्टम में आपको कोई बग दिखे तो आप उस बग उस सिस्टम में रिपोर्ट करें। लेट्स से मेरे पास कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन के अंदर, एमएफए के अंदर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर बग आइडेंटिफाई किया। उन्होंने वो उस पोर्टल पे जाके बग बाउंड्री प्रोग्राम में अपलोड किया एंड दे गेट सम डॉलर्स एंड सम रिवॉर्ड फ्रॉम देम। इसी तरीके से एनईटी के हमारे कुछ दोस्त यार हैं, आप लोग जानते होंगे, सिक्योरिटी के अंदर काफी, उनको मल्टीपल टाइम्स ऑफ डॉलर्स, मल्टीपल थिंग्स उनको वहां से नासा से और एक दो जगह से मिल चुकी हैं। तो दैट्स द पॉइंट ना, कि अगर आप हैकिंग करना चाह रहे हैं विदाउट एनी कंसर्न, तो आप लोगों को बग बाउंड्री प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। पर बग बाउंड्री प्रोग्राम में चीज़ें और हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पास सिस्टम उस तरीके के लगाए हुए होते हैं जो इजीली इंटरमीडिएट या बेसिक या बिगिनर लेवल के लिए क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप मेनली अगर मैं वीएपीटी की बात करूं तो क्या मेथोडोलॉजीज आप फॉलो करते हैं, और दूसरा मेरा ये सवाल होगा कि एआई का कितना अभी जो कि चूंकि एक पूरा बूम चल रहा है एआई का, तो उसके अंदर कितना एआई की इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है इस पीटी डोमेन के अंदर, या कितना परसेंट यूज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कुछ वीपीएन्स होते हैं या एमएफए होते हैं, तो उनको बाईपास करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन हैं। यार पहला क्वेश्चन वापस रिपीट करना, आपने मुझे बताया वीएपीटी की टेक्निक्स क्या क्या है। मेथोडोलॉजीज क्या क्या हैं, क्या फॉलो करते हैं मेनली, क्या क्या की जाती है। यार वीएपीटी की मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम है जो पेन टेस्टिंग की मैंने आपको बताई है ना। वनएबिलिटी इन पेन टेस्टिंग में यही 4 प्रोसेस अपने यूज करने हैं। ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, यही चीज़ आपने करनी है, और यही स्कैनिंग, रिकोनेंस और रिपोर्टिंग और उसकी एक्सप्लॉइटेशन, ये मेथड आपने यूज करनी है। अब इसके अंदर देखो, फर्दर मैं और ड्रिल डाउन करके स्पेसिफिक टाइप पे भी जा सकता हूँ कि आप ये टेक्निक यूज करें, ये टेक्निक यूज करें, पर वो अभी इनिशियल लेवल पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो मैं उन वर्डिंग्स में नहीं जा रहा कि यार आपने ये वाला एक्सप्लॉइट मार देना है, आपने मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू एक्सप्लॉइट कर देना है, आपने ये अटैक कर देना है। वो सारी अटैकिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट। वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा ना, तो यू कैन लिव द लाइफ एज यू विश। बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया होना जरूरी है कि यार ये चीज़ होती क्या है और उसके थ्रू फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल आपने क्या किया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भूल जाऊँ, याद रखूँ पर भूल जाऊँ, सॉरी। दूसरा सवाल ये था मेरा कि रोल ऑफ एआई इन पेनिट्रेशन या टेस्टिंग। एंड थर्ड वन भी रिपीट कर दें ताकि मैं याद रखूँ इंशाल्लाह। थर्ड वन मेरा ये था कि एमएफए एंड या वीपीएन्स के जो होते हैं उनको बाईपास करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड यार देखें, एआई का
अब मैं आपसे पूछूं, आप स्टूडेंट ने एक कैसे संभाले, तो आप लोग बोलते हैं सर हम असाइनमेंट बनवा लेते हैं, हम कोई थीसिस लिखवा लेते हैं, कोशिश करते हैं थीसिस लिख लें, पर वो टर्निटिन से प्रूव कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन हो जाती है कि भाई कितना परसेंट प्लेजरिज्म वगैरह सारी चीज़ें। तो सेम गोज टू अस के जो हमारे पास पेन टेस्टर्स एग्रो में या कहीं पे भी और मौजूद हैं, एआई को ना एज एन असिस्टेंट यूज करना चाहे तो बहुत आपके लिए फायदेमंद है। एंड बिलीव मी, जो जो एआई को, वो किसी भी फील्ड में मौजूद है, अगर एआई को एज एन असिस्टेंट अपने पास यूज कर रहे हैं ना, तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है। अब मैं आपको बताऊं ना, अब जैसे मैं एआई को यूज कर रहा हूँ फॉर स्कैनिंग ऑफ द सिस्टम, मैंने उसको एक आईपी दे दी, मैंने इसका स्कैनिंग कर दो, इट्स एडवांटेज, अब एआई को यूज कर सकते हैं उसमें। मैंने एआई से एक पाइथन का कोड लिखवा लिया है जो कि एक पर्टिकुलर आईपी पे जाके, मेरे कॉन्टेक्ट हुआ था कंपनी से, मैंने पेन टेस्टिंग से अप्रूवल ले लिया, मैंने एक पाइथन का कोड लिखा, एआई से लिखवाया, एंड आई आस्क्ड दैट एआई कि यार ये पाइथन का कोड आप रन करो और इस आईपी के ऊपर जितनी भी चीजें चल रही हैं उनकी वर्जन देख के मुझे बता दो। उसने मुझे वर्जन देख के बता दिया कि इस पोर्ट पे ये वर्जन चल रहा है, ये वर्जन चल रहा है। मैंने वो पूरी वर्जन लिस्ट दूसरी आई को दी, उसी आई को दी, और मैंने उसको बोला यार मुझे आप ये बता दो कि इसके अगेंस्ट कौन कौन सी वनरेबिलिटीज मौजूद है। उन्होंने मुझे वनरेबिलिटीज दी, अब यहाँ से काम मेरा अपना शुरू होगा। जब उन्होंने मुझे वनरेबिलिटीज दी, देन आई हैव अ डेटाबेस कि यार ये वनरेबिलिटी इससे एक्सप्लॉइट हो सकती है, इसकी एक्सप्लॉइटेशन के लिए वनरेबिलिटी ये टाइप यूज हो सकती है, अगर ये वाला वर्जन लगा हुआ है तो इस पर ये टेक्निक यूज हो सकती है, ये दो टेक्निक्स का मर्जर हम यूज कर सकते हैं। ये मेरी अपनी नॉलेज होगी, फिर मुझे अपनी नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आएगा चौथा काम, रिपोर्टिंग का। जो जो मैंने टेक्निक यूज की होंगी वो मैं सारी चीजें अपने एआई को दूंगा, बोलूंगा भाई मैंने ये चीजें की, ये चीज से ये चीज हो गई, तो आप एक पूरी रिपोर्ट बना दो कि फर्स्ट वी हैव डन द स्कैनिंग, उसमें ये चीज आइडेंटिफाई हुई थी, सेकंड हमने उसकी रेकोनेंस की, स्कैनिंग की, और देन ये चीज एक्सप्लॉइट की इस मेथड के थ्रू, और ये आउटकम निकला। सो ये पूरा का पूरा रिजल्ट हमने उसे ड्राफ्ट करवा लिया एआई से। सो एआई वाज एन असिस्टेंट, वरना मुझे क्या करना पड़ता कि सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, पर मैंने कुछ काम खुद ने किए जिसमें हमें मेंटल की जरूरत थी, और कुछ हमने एआई से करवाए। कुछ चीजें इसमें ऑटोमेट हो चुकी हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि क्लाउड ने एक सिस्टम बना लिया सिक्योरिटी असेसमेंट्स करने के लिए, चीजें पढ़ने के लिए। अभी आई थिंक 2 या 3 दिन पहले की न्यूज है कि आई थिंक क्लाउड वाज ट्राइंग टू इंस्पेक्ट अ सिस्टम, कि वो किसी चीज में वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, और वो सिस्टम उनका इंटरनेट पे जाके हगिंग फेस की एपीआई को हैक करके ले आया। सो कुछ चीजें एआई के अंदर भी इस टाइप की चीजें चल रही हैं, पर स्टिल यार जिसके पास एक बेसिक नॉलेज ऑफ मर्जर की टाइप होती है ना, एआई से आपने काफी खुद भी देखा होगा, जब आप कोई सवाल पूछे तो एक कंटिन्यूस लूप में फंस जाता है। सो स्टिल ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड इन दिस कंप्लीट नॉलेज ना। तीसरा सवाल था आपका रिगार्डिंग के एमएफए एंड वीपीएन के ऊपर किस तरीके से। सो एमएफए एंड वीपीएन के अंदर ना सारा गेम है टोकनाइजेशन का, क्यू लेंथ का, और मैन इन द मिडिल का। ठीक है, जब आपने एमएफए किया तो टोकन कब जनरेट हुआ, टोकन की वैलिडिटी क्या थी, टोकन किसने बाईपास करवाया, टोकन किसने पास किया, उसकी सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज क्या थी। इस पूरे मॉड्यूल में जहां जहां पर किसी किसी भी जगह पर वीकनेस मिलेगी ना, तो उसको अटैक कर सकते हैं। सेम गोज टू वीपीएन। वीपीएन में जब हैंड शेकिंग हो रही थी, तो हैंड शेक के वक्त क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा था, क्या वो हैंड शेक बहुत वीक मैकेनिज्म था, क्या आपने हैंड शेकिंग के दरमियान जो दोनों के हैंड शेकिंग का मैकेनिज्म था उसको ब्रेक कर दिया, और वो पासकोड जो होता है दोनों का एक एग्रीगेटेड पासकोड होता है। आप जो वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो आप एक उसको आईडी पासवर्ड देते हैं, और एक वो आपको आईडी पासवर्ड देता है। पासवर्ड होता है जस्ट लाइक की। वो की अगर आपकी इजीली कहीं पब्लिकली अवेलेबल हो गई, तो यू कैन जस्ट बी द मैन इन द मिडल अटैक बिटवीन द वीपीएन्स। सो ये 3 से 4 स्टेप्स के दरमियान जहां पर भी बीच में वीकनेस होगी, यू कैन एक्सप्लॉइट इट इजीली। बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक और लास्ट सवाल है बस, कि बेसिकली जैसे आपने भी बताया पेन टेस्टिंग की ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो मैं भी बेसिकली थोड़ी बहुत मतलब बग बाउंटी वगैरह में थोड़ा कंट्रीब्यूशन करता हूँ। मैं जैसे बर्ब स्वीट वगैरह यूज करता हूँ, ब्लड हंट वगैरह यूज करता हूँ उसमें, विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह में। तो सर यही है कि दिख रहा है कि ऑटोमेशन काफी ज्यादा इसमें हो रही है। तो आपसे ये सवाल है, क्लाउड सिक्योरिटी और जीआरसी मतलब कितने सिक्योर हैं अगर हम पेन टेस्टिंग के साथ इन फील्ड्स को लेके चले। जैसे मैंने बेसिकली सीटीएस भी करता रहता हूँ, ट्राई हैक में और हेक्दा बॉक्स पे मैं रैंक नंबर 1 हूँ ट्राई हैक पे, और हेक्दा बॉक्स पे भी मेरी स्टार्ट किया मैंने इंटरमीडिएट लेवल पे। तो उस पर काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें कि हमें पेन टेस्टिंग पे ही रहना चाहिए, या मतलब इन फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जीआरसी को और क्लाउड सिक्योरिटी को। क्लाउड पे भी मैंने थोड़ा सा एजर पे काम किया हुआ है। बस दोनों को एक जरूर, दोनों पे जाना जरूरी है।
ये अगला फेज तो नहीं, अब तो बहुत पुराना हो गया। क्लाउड सिक्योरिटी इज बेसिक नेसेसिटी नाउ डेज ना। तो क्लाउड सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो गया है, और जीआरसी भी जरूरी है। क्योंकि आप जब जब तक आपको क्लाउड सिक्योरिटी का आइडिया नहीं होगा, आप क्लाउड मैकेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं है कि क्लाउड कैसे काम करता है, क्लाउड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और क्लाउड एक पूरी टोटल अलग दुनिया है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें, नेटवर्किंग भी वहाँ पे फिजिकली नेटवर्क नहीं मिलती है आपको। वो सारी चीज़ें एज एन प्रोडक्ट बेस्ड मिलती हैं। तो उसमें वनरेबिलिटी अलग टाइप की हो जाती हैं, उसमें सारे सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं, उसमें प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं, आपको ये कम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं रहती। यहाँ तो उन्होंने आप कहते हैं ना कि भाई ये केबल लगाई, ये केबल निकाल दी, कम्युनिकेशन बंद हो गई। वहाँ पर कनेक्शन ऐसे नहीं मैनेज होता है। वहाँ पर कनेक्शन अलग तरीके से मैनेज होता है। वहाँ पर एक ही चीज़ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जस्ट लाइक आप एडब्ल्यूएस में अगर काम कर रहे हैं, तो एडब्ल्यूएस में एक सिस्टम फायरवॉल होती है, एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, एक नेटवर्क फायरवॉल होती है, एंड देन एक वीपीसी फायरवॉल का एंड पॉइंट होता है। सो ऐसे एजर में भी आपका मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सिक्योरिटी इज नेसेसिटी नाउ डेज। और जीआरसी की जरूरत भी है, क्योंकि एक पूरा पैकेट आपको आईटी की फील्ड में, कि बहुत ज़रूरी चीज़ आजकल हो गई है कि आपको सिर्फ एक चीज़ की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको उस पूरे डोमेन की नॉलेज होना जरूरी है। सर ये एसीएस एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स आर सेम। नो बॉस, अलग अलग है। आप इसको सेम कह सकते हैं, क्योंकि लोकल में सिक्योरिटी ग्रुप होता है, पर अब मुझे पता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी तो होता है। एनएसीएस कहाँ जाएंगे? आपने एसीएस बोला, अब एनएसीएस कहाँ जाएंगे? एनएसीएस तो अलग होता है। तो टेक्नोलॉजीज आप किसी सेम कह सकते हैं, पर क्लाउड में काफ़ी चीज़ें डिविडेंड हैं, वो अलग अलग तरीके से मैनेज होती हैं, जस्ट नॉट लाइक दिस सिंपल वे। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें अलग अलग है। एथिकल हैकिंग इज जस्ट लाइक, एथिकल, आपके पास राइट्स होते हैं, आपको सारी चीज़ की नॉलेज है, आप इथिकली चीज़ें मैनेज करते हैं। जैसे देखें, एक तो एक हैकिंग होती है ना, कि आपने किसी के बगैर पूछे तोड़फोड़ कर दी। इथिकली जस्ट लाइक आपने सब अप्रूवल ली, आपने सब पूछा, आपको नॉलेज थी, आपको पता था कि आपने, लेट्स से इथिकल हैकिंग का काम क्या है? मैंने एक अटैक लॉन्च किया, अगले बंदे से पूछ के मैंने आपको बोला, यार जाहिद भाई, आपके मोबाइल में एक मसला है। आपने बोला ठीक है, कैसे मुझे, मैं आपका अटैक कर सकता हूँ आपके मोबाइल में? नहीं, आपकी आईडी में लॉगिन कर सकता हूँ। आपने बोला अच्छा, करके दिखाएं। मैं आपके साथ बैठा, मैंने आपकी आईडी लॉगिन की। लॉगिन करते के साथ ही मैंने आपको बोला बस ये ले, मैंने स्क्रीन आपकी तरफ कर दी कि शायद भाई ये आपकी आईडी है, मैंने लॉगिन कर दी है, मैंने और कुछ भी नहीं देखा, मैंने उसका कोई डाटा चेंज नहीं किया। दैट इज व्हाट वी कॉल इथिकल हैकिंग। मैं आपको नॉर्मल नाम समझाऊँ ना, कि आपने उसके बाद कुछ डाटा चेंज नहीं किया। वरना क्या हो सकता है कि अगर नॉर्मल हैकिंग होती, तो आप उसका आईडी, आप मैं आपका आईडी बाहर लेता, मैं इसके ऊपर आपकी आईडी हटा के अपनी आईडी लगा चुका होता, इस पर प्रमोशन मेरी चल चुकी होती, तो आपके दोस्तों को मैसेज जा चुके होते हैं। दैट इज नॉट एथिकल हैकिंग। सैयद नूरुल हुदा, आपने माशाल्लाह 3-4 कोर्स कर लिए हैं, अब सर्टिफिकेशन की तरफ चले जाएं। मार्केट की रिक्वायरमेंट यही है। जस्ट नॉट मेक इट टू द कोर्सेज ओनली, आप सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं, इफ यू हैव डन दीज मच कोर्सेज इन द मार्केट ना। सो आप सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं, और सर्टिफिकेशन एक्वायर करके यू आर क्वाइट क्वालिफाइड फॉर एनी नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि सर्टिफिकेशन से आपके, आपको हैंड ऑन भी मिलेगा, और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो जाएगा। हम वापस से अपनी स्लाइड्स की तरफ आ जाएं। सर्टिफिकेशन लाइक अभी आपने कोर्सेज किए ना, उसमें आपने कोई भी डिग्री हासिल नहीं की। आपने मुझे बताया कि आपने कोर्सेज किए हैं, सिर्फ बस पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद उसको कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें आप। जैसे आपने जो इथिकल हैकिंग कोर्स बताया, इसका एक टेस्ट भी होता है, इसी काउंसिल का टेस्ट होता है। साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल का भी एक टेस्ट होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स का भी इथिकल इसी काउंसिल का एक टेस्ट है। आप वो सर्टिफिकेशन दें, ताकि आपके पास एक वैल्यू एडिशन वैल्यू आ जाती है। आई एम अबाउट टू शेयर माई स्क्रीन अगेन। लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग स्लाइड्स, ताकि हम उसको भी कवर कर लें, फिर आपके सवाल जवाब पे वापस आ जाएंगे। अच्छा जी,
तो रेकोनेंस स्कैनिंग क्या चीज़ है? मैंने काफ़ी कोशिश की चैट जीपीटी को बोल बोल के कि भाई इस प्रेजेंटेशन के अंदर मुश्किल चीज़ें नहीं डालना, पर उसने फिर भी एक OSINT डाल दिया, तो उसको आप छोड़ दें। पैसिव रेकोनेंस क्या होती है कि आपने पैसिव रेकोनेंस को मैं और आसान तरीके से समझाऊं तो रेकोनेंस के अंदर एक ये टाइप भी मौजूद है कि आपके ऑफिस के, आपके बिल्डिंग के अंदर जो डस्टबिन होती है ना, उसके कचरा भी लोग पढ़ लेते हैं। तभी हम लोग ऑफिस में ट्रैश ट्रैश कटर्स रखते हैं, ताकि वो किसी भी पेपर को आप उसमें डालते हैं तो वो उसको बिल्कुल ट्रैश कर देता है डिफरेंट स्मॉल पीसीस के अंदर, ताकि कोई उसको जोड़ के ये कोई चीज़ ना पढ़ सके, कोई ईमेल ना पढ़ सके, कोई चीज़ डिटेल ना पढ़ सके। वरना अमूमन आप ऑफिस में जो भी चीज़ें लिख रहे होते हैं वो उसमें कंप्लीट एक आईपी भी हो सकती है, एक ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, किसी का पासवर्ड भी हो सकता है इन द डायरी। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप ये सारी चीज़ें किसी पेपर पे लिखें, ताकि पेपर ऐसा हो सकता है कि आप फाड़ दें और वो किसी बाहर किसी के पास भी चले जाए और कोई अटैकर उसको यूज़ करके अटैक कर ले। सो पैसिव रेकॉग्नाइज इज लाइक, आप ईमेल एड्रेस फाइंड करते हैं, इंटरनेट पे ढूंढते हैं कि डोमेन उनकी कौन कौन सी है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जो आपको उस बारे में मिल जाए। आप सोचें आपको किसी के बारे में जानना हो तो आप पहले सोचेंगे यार इसका कोई एक कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाए, मुझे इसका एड्रेस मिल जाए, इसका नाम मिल जाए। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। देन उसकी सब डोमेन डिस्कवरी, आपके पास एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ गई, अब उसके अंडर कवर्ड इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, कि भाई अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो इसके नीचे और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कोई अंदर कोई चीज़ चल रही है, कोई पर्टिकुलर डोमेन चल रही है, कोई साइट चल रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने निकाल ली। थर्ड इज पोर्ट स्कैनिंग, आप उसको कंटिन्यू स्कैनिंग करते रहते हैं डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर, और डिफरेंट टाइम के ऊपर भी जरूरी है। आप हर टाइम पे उसको स्कैन करते हैं, आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली कोई भी चीज़ चलनी होती है ना आपके पास, उसकी कोई ना कोई पोर्ट होती है। आपके वेबसाइट चलेगी, पोर्ट 443 होगी, पोर्ट 80 होगी। आपके पास कोई ईमेल चल रही है तो ईमेल की एक डिफाइंड पोर्ट्स होंगी। एसक्यूएल सर्वर अगर आप चलाएंगे तो उसकी एक अलग पोर्ट है 14443। अगर आप मोंगोडीबी चलाएंगे तो उसकी अलग पोर्ट है 330 9 आई थिंक सो, नहीं 24017 है, सॉरी। सो ऐसे ऐसे सर्च करेंगे तो इसकी पोर्ट 22 है। सो हर चीज़ की डिफरेंट डिफाइंड पोर्ट है, अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन नहीं की हुई। सो जब आप एक नाम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस नाम के ऊपर आप स्कैनिंग चलाते हैं, तो आपको उसके पोर्ट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये पोर्ट्स ओपन है। उन पोर्ट्स के ऊपर जब आप स्कैनिंग करते हैं तो आपको पोर्ट से ये पता लग जाता है कि ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। लेट्स से डेटाबेस में एसक्यूएल चल रहा है, एसएसएच के अंदर लिनक्स चल रही है, लिनक्स का ये वाला वर्जन चल रहा है, वेब सर्विस के अंदर अपाची है या टॉमकैट है या जावा है। सो आपके पास सर्विस की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। एंड देन वो सारी आइडेंटिफिकेशन अपने पास लिख के आप ये देखते हैं कि क्या इनके ऊपर कोई पब्लिकली एक्सपर्ट अवेलेबल है, क्या अभी तक इनका कोई ऐसी वेनिपिटी आई हुई है, कोई नई अपडेट तो नहीं आई हुई जो अपने अपडेट मिसिंग की हुई है, कोई ऐसा सिस्टम तो मौजूद नहीं है, कोई अनपैच इन्फॉर्मेशन तो मौजूद नहीं है जिसको अपने पैच करना जरूरी है, कोई ऐसी मिस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं उस एप्लीकेशन के अंदर जो इजीली ब्रीचेबल हो। तो ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं फेज 1 और 2 के अंदर, रिकॉग्निशन स्कैनिंग में। देन इसका फेज 3 और 4 आ जाता है, जब आपके पास वर्नेबिलिटी आ जाती है कि भाई इस सिस्टम के अंदर ये वर्नेबिलिटी हो सकता है अवेलेबल हो इस टाइप 2 के अंदर। सो आप फिर उसको अपनी नॉलेज से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक टेक्निक्स लगा के उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने लिखा है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस जस्ट लाइक आपने सिस्टम ने लिख के दिया ना, गेनिंग एक्सेस जस्ट लाइक आपने हर तरीके से ट्राई कर लिया कि जो उस एप्लीकेशन का वर्जन चल रहा है ना उसको मैं तोड़ के उसके अंदर घुस सकूं। पहला टारगेट आपका हमेशा क्या होता है कि आप घर के अंदर घुस जाएं। आपका ये टारगेट नहीं होता कि मैं सोना उठा लूं, आपका टारगेट होता है मैं घर के अंदर घुस जाऊं। घर के अंदर घुसने के बाद जो दूसरा टारगेट होता है पेन टेस्टिंग के लिए, वो ये होता है कि मैं अब इस घर में तो घुस गया हूँ, अब मैं एडमिन राइट्स ले लूँ अपने पास, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊँ इस मशीन का। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग अवेलेबल ना। एडमिन ना भी बन सके तो एडमिन से कोई छोटा लेवल ही ले लें, ताकि आप हो सकता है सिर्फ रीड के राइट्स ले लें, सिर्फ रीड कर सकें इन्फॉर्मेशन। जब आपके पास रीड के राइट्स मिल जाते हैं तो आप फिर उसके बाद एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का स्टेप होता है। आप देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं जहां पर खड़ा हूँ वहां पर पहले से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है और मैं उसको छोड़ के अटैक करने जा रहा हूँ। तो पहले आप देखते हैं यार कि अगर छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको लोकली पड़ी हुई मिल जाती है, वही चीज उठा लेते हैं। अटैकर यही करते हैं कि वो आगे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डेटा उठा के ले जाए। आपने जितनी भी अटैकिंग की स्टडीज केस स्टडीज पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अटैक मंथ्स और ईयर से चल रहा था ट्रैकिंग के अंदर, और फिर वो लास्ट डे इस दिन जाके वो अटैक हो गया। और फिर एग्जीक्यूटिव समरी कि भाई आपने उसमें पूरी डिटेल लिखी कि मैंने यहाँ स्कैनिंग की, ये हुआ ये हुआ ये हुआ,
और फिर उसकी टेक्निकल रिकमेंडेशन आपने लिख दी कि भाई ये मसले थे, इसको इस तरीके से आप पैच कर सकते हैं, इसका नया वर्जन आ चुका है, इसका नया वर्जन आप इंस्टॉल कर लें। अपने कोड के अंदर आपने ये टेक्निक यूज की थी, यहाँ पर ये टेक्निक यूज नहीं होनी चाहिए थी। आपने अपने इस एप्लीकेशन के अंदर इस बॉक्स के अंदर वैलिडेशन नहीं लगाई थी, तभी मैंने ईमेल डाली और वो उसने लॉगिन कर दिया मुझे, जबकि उसका लॉगिन नहीं करना चाहिए था। तो दीज आर द टेक्निक और सारी चीज़ें करके आप एक रिपोर्ट तक पहुंचते हैं वहाँ पे। कुछ टूल्स, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक टूल्स जो हम लोग इनिशियली हर किसी के लिए अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि वो पेड टूल्स हो, कि हर किसी के लिए अवेलेबल टूल मार्केट में कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा स्कैनिंग के लिए टूल है वो एनमैप है। अगर किसी को बेसिक नॉलेज हासिल करनी है कि एनमैप कैसे काम करते हैं, तो एनमैप की लिए पूरी गाइड अवेलेबल है। एनमैप के थ्रू आप स्कैनिंग कर सकते हैं, एनमैप के थ्रू आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो एनमैप का के बारे में आप जाने। बर्बसूट एंड ओएप्स इज लाइक वेब एप्लीकेशन पेन टूल। आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में चीज़ देख सकते हैं। मेटा एक्सप्लॉइट एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शो की हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। वो ईमेल के अंदर भी चीज़ें निकालते हैं, वो पूरी आपकी एप्लीकेशन की स्कैनिंग भी कर सकते हैं। ये एक पूरा सॉफ्टवेयर है मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे जो काम एनमैप करता है कि आपके पास पोर्ट्स का आइडेंटिफिकेशन करके दे देता है, पोर्ट्स की मैपिंग करके दे देता है, इसकी एक फर्दर स्टेप होता है कि आप ट्रैफिक को बीच में, जो आपने आपके दोस्त ने बात की थी, वीपीएन का ट्रैफिक आप अगर पढ़ना चाहें, कुछ करना चाहें पढ़ने के लिए, तो उसके लिए वायरशार्क वगैरह यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पैकेट एनालाइजर है, नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर। इसके थ्रू जो पैकेट आपके नेटवर्क राउटर से गुजर रहे होते हैं, उसको आप देखते हैं कि क्या क्या ट्रैफिक जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। दूसरा इसके बाद हैश कैट एंड जॉन द रेपर टूल्स हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको सिस्टम के अंदर मेमोरी, रैम्स एंड यूटिलाइजेशन, कंप्यूट पावर ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि हैशेस को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। पर इट स्टिल टेक टाइम, और ये इजीली बहुत लंबे हैशेस को नहीं ब्रेक पर कर पा पाते, पर दे ट्राइड इट्स बेस्ट कि वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उस बारे में दे दें। तो ये हैश कट और ये वाला एक टूल है। के पास हमारे पास कोई स्लाइड है? कुछ जरूरी चीजें जो हमें बताना जरूरी है हर एथिकल हैकर को और हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाले को, कि भाई कुछ भी करें इससे पहले आप इन्फॉर्मेशन लीगल ऑथराइजेशन जरूर ले लें, एनडीए जरूर ले लें। इन्फॉर्मेशन किसी की भी किसी को शेयर ना करें। आपने अगर किसी कंपनी की कोई चीज इन्फॉर्मेशन पता लग गई, आपको आपने कोई एक्सप्लॉइट कर दिया, कोई टैग कर दिया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप डायरेक्ट उस कंपनी से रीच आउट करें। आपको इधर उधर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इट्स बेस्ट कि आप डायरेक्ट उस कंपनी से रीच आउट करें और उससे आप अपनी असाइनमेंट्स करें, सब चीजें देखें। जो भी आप वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं उसको भी स्कोर मिलता है, दैट वी कॉल्ड सीवीएस, सीवियरिटी रेटिंग। उसको उस रेटिंग के बिहाफ पे एवेलुएट करें कि भाई आपका जो वल्नरेबिलिटी थी इसकी ये रेशियो था, हाई रिस्क था, लो रिस्क था, मीडियम रिस्क था। आप इसके थ्रू उस पूरी शीट की एवेल्यूशन कर लेते हैं कि यू आर एट हायर रिस्क, लोअर रिस्क और मीडियम रिस्क, क्या रिस्क चल रहा था। और उस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे ही मार्केट में ना फेंक दें, उसको एक इंफॉर्मेशन को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से किसी को शेयर करना चाहें तो करें, जिसको आपने शेयर करना है। ऐसे ही आप उसको कहीं नहीं देते। पैच साइकिल अपनी कम से कम करें, रिस्पॉन्सिबल पैच साइकिल होनी चाहिए। हमारी आदत है, हम अपने मोबाइल फोन्स को अपडेट नहीं करते। अब तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने अपने पास से चीज़ें लगा ली हैं कि आप सैमसंग को कुछ दिन अपडेट ना करें तो वो आपकी चीज़ें बंद करना शुरू कर देता है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस टाइप की चीज़ें लगाई हैं कि वो कहता है कि इस पैच के लिए आपको रिस्टार्ट करना जरूरी है। कुछ स्लोनेस परफॉर्मेंस के इश्यूज मिलने लग जाते हैं। पर हमें खुद भी अपने डिवाइसेस को, अपनी एप्लीकेशंस को मैनुअली फ्रिक्वेंटली अपडेट करना जरूरी है, वरना हम भी किसी भी वल्नरेबिलिटीज का या किसी भी रिस्क का शिकार हो सकता है। बेसिक फाउंडेशन नॉलेज होना जरूरी है कि भाई पूरा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, जिसकी हमने आपको नॉलेज देने की बहुत मैंने आज कोशिश की कि भाई पूरा नेटवर्किंग का एड्रेस होना जरूरी है, कि भाई ट्रैफिक जो पैकेट है वो ट्रेवल कैसे करता है, वो कहाँ से कहाँ निकलेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, ये सारी नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर सेकंड स्टेप आता है कि आप उस पर हैंड ऑन करें, कि आपने जो चीज़ें कर ली, जो चीज़ें पढ़ ली, उसको आपने अटैक करने की कोशिश की, कैसे अटैक हो सकता है। छोटे मोटे टूल्स यूज़ किए, साइट्स आपके कुछ कुलीग ने मुझे बताई कि ट्राई हैक में वो भी यूज़ कर सकते हैं, एक दो वक्त उन्होंने यूज़ किया है। हम साइट्स पे जाएं, कुछ अपनी नॉलेज को टेस्ट करें, वेरीफाई करें, वहाँ पे लैब्स बनी हुई लैब्स को ट्राई करें। देन आप
कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जिन्होंने माशाल्लाह नॉट कोर्स पढ़ लिए, नॉलेज गेन कर ली है, वो सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं, वो सर्टिफिकेशन ग्रैब करें, सर्टिफिकेशन यूज़ करें। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज को ज्वाइन करें, वहाँ पर लर्न करें, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करें, चीज़ों को गैदर करें, उनको यूज़ करना शुरू करें। सिक्योरिटी की फील्ड बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा काम भी है मार्केट के अंदर। इट जस्ट लाइक दिस कि आप अपने आप को किस तरीके से उसमें कैश करवाते हैं और अपने आप को वहाँ पर यूज़ करते हैं। सो मशवरा सबको ये होगा कि इस फील्ड में जो आना चाहता है बिल्कुल आए, पर अपने आप को प्रिपेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लर्निंग करने के लिए आए। नाबू भी यूज कर सकते हैं, पर एनमैप के अंदर आपने स्विच सही नहीं यूज किया होगा कि वो फॉर एवर चला गया स्कैनिंग के ऊपर, या जिस कंपनी को आपने स्कैन किया होगा उसने आपको ब्लॉक किया हुआ होगा। एंड रिसर्च साइबर सिक्योरिटी में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे थोड़ा सा अपना क्वेश्चन और अगर क्लैरिफाई करेंगे, मैं शायद आपको क्वेश्चन से समझ नहीं सका। क्योंकि ग्रेजुएशन स्टडीज के अंदर देखें, आपके पास कौन सा कोर्स है आप लोगों को इतने रैंकिंग का पढ़ाया गया हो? कोई भी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में सर फरहान अगर अभी भी पढ़ा रहे हैं और नेटवर्किंग पढ़ा रहे हैं तो इट्स दैट ग्रेट, आपको नेटवर्किंग की सारी नॉलेज होगी। नहीं सर, सर फरहान ने नहीं पढ़ाया था हमें, सर मुकेश ने पढ़ाई थी नेटवर्किंग। सही है, आपको टॉपिक तो पढ़ाया है ना, कहने का मतलब ये नेटवर्किंग की नॉलेज तो होगी ना। तो नेटवर्किंग इज द बेसिक ऑफ द सिक्योरिटी। सीसीएन है इनफ है सिक्योरिटी का, अगर आना चाह रहे हैं सीसीएनपी की तरह रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मेरा एक सवाल एक और है कि बेसिकली जैसे हम इंडस्ट्री में सर अलग तरीके से एथिकल हैकिंग थोड़ी होती है, जैसे आप अभी आपने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। तो जैसे हम लैब्स वगैरह में परफॉर्म करते हैं, ट्राइएक्मी की हो गई, हेक्टा बॉक्स की हो गई, पोर्ट स्विगर की हो गई, इनमें परफॉर्म करने में और रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से सर कभी कभार इंटरव्यू में जो होता है, कैंडिडेट्स जो होता है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है आंसर करने में, क्योंकि वो उससे रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड होती है सिनेरियोस वो थोड़ा मैच नहीं करवाते। तो सर उसके लिए क्या करें फिर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के लिए, क्योंकि लैब में तो काफी डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। यार नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ आप मिसमैच कर रहे हो। मैं इसका आपको थोड़ी एग्जाम्पल दे दूँ। देखिए, जो आपने 2 लैब्स की होंगी ना, आपने लैब्स खुद ने की होंगी, चैट जीपीटी से नहीं करवाई होंगी, ये पूछ पूछ के कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा। यस सर। तो आपको टेक्निक का आइडिया होगा कि मैंने टेक्निक यूज किया। यस सर। अब उस टेक्निक के बैकएंड के ऊपर मैं आपसे कोई भी सवाल कर लूँ ना जो उस टेक्निक से रिलेटेड होगा, तो आप मुझे उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन का जवाब जरूर दे दोगे। जी सर। और इंटरव्यू में आपसे सिर्फ टेक्निक का सवाल होता है, वो ये नहीं बोलते कि यार ये 2 सिनेरियो को हैक करके दे दो मुझे। जस्ट आस्क क्यों कि यार आपको ये टेक्निक के बारे में पता है? हाँ बोलते हैं पता है। वो पूछते हैं टेक्निक में क्या होता है, आप फिर वहां चुप हो जाते हैं क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती। अच्छा, हम ये एज्यूम करने लगे हैं कि शायद अब लोग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हैं। प्रैक्टिकल देख रहे हैं, पर कीप इन माइंड कि वो ये भी देख रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आ रहा है तो उसको प्रैक्टिकल के बारे में कम नॉलेज होगी, तो उसको थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना। कि लेट्स से मैं पूछूं कि यार नेटवर्क स्कैनिंग क्या होती है, तो वो ये ना बोले कि एनमैप होता है। वो ये बोले भाई नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर आप नेटवर्क के पोर्ट्स देखते हैं, नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है वो आइडेंटिफाई करते हैं, नेटवर्क के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो ट्रैफिक पोर्ट किस पोर्ट से जा रहा है, 443 पे जा रहा है, 80 पे जा रहा है, SMT पे जा रहा है, ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 2 अलग अलग सवाल, एक ही सवाल के 2 अलग अलग जवाब थे कि सर पोर्ट स्कैनिंग एनमैप। जब एनमैप बोलेंगे तो यार इन अ शेकी प्लेस कि यार इसने सिर्फ टूल यूज किए हैं, इसको बेसिक नॉलेज नहीं पता, ये जी। काम नहीं कर पाएगा। जी। अच्छा जी, if a student wants to pursue a master and PhD in cybersecurity and contribute to research, which such areas would you recommend focusing on today? For example, AI security, cloud security, malware analysis, digital forensics, cryptography, or something else with strong potential. अच्छा जी, सर जी बिल्कुल मास्टर्स करें, PhD करें। मेरा भी मास्टर्स सिक्योरिटी के अंदर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मास्टर्स में रिकमेंडेड फोकस आपका होना चाहिए एआई सिक्योरिटी इज लाइक बेसिक, एंड डेटा फोरेंसिक्स एंड डिजिटल सिक्योरिटी। डेटा फोरेंसिक्स पे जाएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डेटा की आजकल बहुत डिमांड है।
और एआई ही की बेस भी डेटा ही है। सो यू गो इफ यू गो फॉर द डेटा एंड फॉरेंसिक्स तो आपके पास काफी एडवांटेज हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट एचटीबी सर्टिफिकेट, डज इट हैज वर्थ इन इंडस्ट्रीज? यार भाइयों, मुझे एचटीबी सर्टिफिकेट का नहीं पता। शायद आपने जो शॉर्ट फॉर्म यूज की, मुझे उस बारे में नहीं आइडिया। सर हैक द बॉक्स सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, हैक द बॉक्स। अच्छा 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 अच्छा, बस सही है। क्योंकि उसकी सर्टिफिकेशन इतनी ज्यादा मकबूल नहीं है जितनी इसी काउंसिल्स की है। इसी काउंसिल्स की आपने कोई भी सर्टिफिकेशन की होगी, इट हैज वर्थ इट। Hello, sir. I have a question. यस मुनीब। Am I audible? Okay. यस। जी अच्छा सर आई एम अ ग्रे बॉक्स पेन टेस्टर इन अ टैक्सेशन बिजनेस। उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे ये आती है कि जो कम्युनिकेशन है मैनेजर के साथ और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो मैं उस बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि मैनेजर और बॉसेस हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जिस तरह डेवलपर कोई एप्लीकेशन बनाता है फिर क्यूए उसके स्टेप्स लिखता है पहले से, प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं क्यूए जो लिखता है और फिर वो उनको परफॉर्म करता है। बट पेन टेस्ट में एज अ हैकर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 10 स्टेप्स हैं और मुझे उनमें आगे बढ़ना है तो पहले मैं उसमें ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता कि मैं उसमें सारे स्टेप्स प्री डिफाइंड अपने लिख लूँ। मुझे फर्स्ट स्टेप से जो इन्फो मिलेगी उसकी बेसिस पर मैं सेकंड और थर्ड स्टेप लूंगा। बट जो हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन जिसमें सारे स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं, जिसमें स्कोप भी डिफाइन होता है, तो स्कोप तक तो ठीक है। वी हैव एनी एसेट, वेब ऐप है या एपीआई है, वो हमारा स्कोप हो गया। बट उसके आगे जो भी स्टेप्स होते हैं वो तो कोई भी हैकर पहले से डिफाइन नहीं कर सकता, राइट? तो मैं इस अप्रोच के ऊपर आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट्स द गुड अप्रोच फॉर दिस, और आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि हम इसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं? क्योंकि एज अ हैकर मैं अभी तक इस चीज़ को पहले से मैं डिफाइन नहीं कर पाया हूँ कि मैं बॉस को किस तरह अपने सारे स्टेप्स पहले से बता दूँ। एज अ जैसे क्यूए करते हैं वैसे करना बहुत मुश्किल है। यार आई डोंट नो कि आप जिस कंपनी में हो, आपसे क्यों इस टाइप की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि आप पहले से उनको स्टेप्स बता दें। ये तो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारे स्टेप्स पहले से किसी को बता दें। ऑब्वियसली आप टेक्निक जरूर बता सकते हैं कि आई विल यूज दिस टेक्निक, या ये 4 टाइप की टेक्निक मैं यूज करूंगा। आपके एग्रीमेंट में आप टेक्निक्स ही लिखते हैं। पर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू आप ये बता सकें कि मैं ये करूंगा। कि अगर आपने ये बता दिया कि मैं ये करूंगा, तो वो चीजें तो खुद ही पैच करके रख देंगे, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। तो इस टाइप की तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हाँ होनी नहीं। मोस्ट राइट राइट, क्योंकि मोस्टली हम इतना तो बता सकते हैं कि कोई टूल है जैसे वर्क प्रो या वो मैं यूज़ करूंगा, या लिनक्स पर मैं कोई एक्स वाई जी टूल यूज़ करने वाला हूँ, या अगर मैं कोई बग क्लास भी देख रहा हूँ, जैसे अगर मुझे वेब ऐप मिली हुई है तो उसमें कोई भी बग क्लास है, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग या रिक्वेस्ट स्मगलिंग जो भी है, वो क्लास तो मैं बता सकता हूँ कि मैं इस क्लास के ऊपर कुछ हंटिंग करने वाला हूँ। बट उसमें क्या स्टेप्स होंगे, जस्ट लाइक क्यूए कोई भी हैकर वो नहीं कर सकता, राइट? बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है बॉस, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं किसी को शेयर कर सकते, और यही बेसिक क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी को कभी भी शेयर नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन देते हैं कि भाई ये चीज़ हम करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने पास सिर्फ एक एग्रीमेंट के तौर पे रखते हैं कि एक एनडीए साइन हो जाता है कि हम डाटा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक सिस्टम में बाकी सारी चीज़ें फॉलो करवा देते हैं। पर कंप्लीट या देखें, अब जब मैं अब जैसे मैं आज आपके साथ प्रेजेंटेशन देने बैठा था, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, उस प्रेजेंटेशन में मैंने काम किया था। पर मुझे ये नहीं पता था कि उस प्रेजेंटेशन के साथ मुझे और क्या क्या बोलना है। डेट्स व्हाट मेरे माइंड में आपके साथ बात करते करते मुझे मिला कि यार ये चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, आप लोग के लिए एडवांटेज हो जाएगा। जब आप हैकिंग करने जा रहे होते हैं, जब आप और चीज़ करने जा रहे होते हैं, तो आपके ध्यान में यही चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे आप उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। ये चीज़ें प्री डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी नहीं होती।
पर फिर वही वाली बात, आपको ये सारी चीजें नोट करके रखनी पड़ती है कि उस सिस्टम में कोई मसला ना आ जाए, उस सिस्टम में कोई इम्पैक्ट ना आ जाए। आपने जो टाइम एग्री किया था उस टाइम पे आपका आप काम कर रहे हैं, ऐसा कोई तो नहीं है आप किसी ऐसे टाइम पे इम्पैक्ट कर रहे हैं जिनका पीक आ रहा हो और आप उनका सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें नोट करना जरूरी है। Right, sir, right. Thank you. Got it. जी भाइयों और बहनों, और किसी का कोई सवाल? वरना सर हम अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सर इंडस्ट्री में ज्यादातर बर्फ सूट यूज कर रहे होते हैं? नहीं, और भी बहुत टूल्स हैं। मैं मेरा पता नहीं, आप इन लोगों ने कुछ डिस्क्रिप्शन का ही मसला था। मैं सिर्फ यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। हमारे पास एक अलग टीम है जो कि हैकिंग वाला और सारी चीज़ें देख रही होती है। पर बर्ड फ्रूट यूज़ नहीं करते, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं अवेलेबल इन द मार्केट ना जो यूज़ हो रही होती हैं। सर कोई एक आध टूल के नाम आप बता सकते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस कर सकें ज्यादातर? शायद वो टूल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके लिए जो बेसिक टूल अवेलेबल थे वो मैंने बता दिए, प्रेजेंटेशन में भेज दूंगा। और काली लिनक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। काली लिनक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। काली लिनक्स में हर चीज़ का बेसिक वर्जन इजीली अवेलेबल है। आपने जो टेस्टिंग करनी है काली लिनक्स पे जाके कर लें। आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ अवेलेबल है उसमें। प्रोफेसर वसी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मेरा सवाल है कि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर में कर रही हूँ फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। बट मुझे अगर पहले पता होता कि साइबर सिक्योरिटी में भी हो सकता था बैचलर्स तो उसमें कर लेती, लेकिन आई वांट टू मेक करियर इन दिस। तो मैं क्या करूँ? मैं अभी अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके करूँ, इसमें करियर अपना बनाऊँ, या मैं साथ के साथ इसको लेके चलूँ? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी स्टडीज़ पे पहले फ़ोकस करूँ, फिर मैं बाद में करूँ। लेकिन अगर मैं बाद में करती हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं मार्केट में लोगों से पीछे हो जाऊँ और लोग मुझसे आगे निकल जाएँ। तो क्या करना बेहतर है? साथ साथ करना बेहतर है, क्योंकि आपकी स्टडीज में भी आपको बहुत फायदा देगा। आपके स्टडीज में कुछ कोर्सेज होंगे जो कि नेटवर्किंग रिलेटेड होंगे, कुछ कोर्सेज होंगे जो कि डेवलपमेंट रिलेटेड होंगे। सो जब आप यहाँ पर चीज़ें पढ़ रही होंगी तो आपको आइडिया होता रहेगा कि नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेटवर्क का प्रोटोकॉल किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से नेटवर्किंग में आपको फायदा रहेगा। इस तरीके से जब आप डेवलपमेंट की कुछ पढ़ेंगे तो आपको डेवलपमेंट में आइडिया रहेगा कि डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, किस तरीके से अटैक्स लॉन्च हो सकते हैं, डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या वीकनेसेस होती हैं, कैसा वो ओवरकम कर सकता है। तो साथ साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट के साथ सर रहना चाह रही हैं। वरना आपका एजुकेशन तो हो जाएगी, बट यू विल बी आउट ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम से बाहर होंगे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मैं रेड टीमिंग में जाना चाहती हूँ, तो अब मैं जो हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा मतलब मैं नहीं करूँ, पेरेंट्स पे अफ़ोर्ड नहीं कर वो नहीं करूँ, बटन नहीं डालूँ, मैं खुद कोर्सेज़ वगैरह कर लूँ, यूट्यूब से सीख लूँ और अपने आप को फिर प्रिपेयर कर लूँ फॉर जॉब। तो ऐसा मुमकिन है कि मैं कहीं न कहीं से सीख-वीख कर फिर उसके बाद मैं अपने आप को जो है जॉब के लिए तैयार कर लूँ विदाउट एनी अपना बिल्कुल आपको ऐसी है। मतलब। मार्केट में सब लोग अवेलेबल हैं। मैं और बशुमुल हमारे और भी लोग हैं। मैंने भी कहीं चैट में पढ़ा था, रीशा भी मौजूद थी। सो आपको केयू के भी काफी सारे लोग ऐसे मिलेंगे। मैं खुद किसी से पढ़ा हुआ हूँ, और भी लोग मिलेंगे जिन्होंने सब ऐसा ही किया है। सबने अपनी तरफ से भरपूर लर्निंग की है। उसी के लिए मैंने आपको टूल बताया कि काली लिनक्स है, इंटरनेट पे बेतहाशा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जस्ट यूज इट एंड डू इट यू नो ना। अपने पास लोकल लैब्स बनाए हैं, अपने पास वीमवेयर के ऊपर सेटअप लैब बना दें। अब तो वीमवेयर भी तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है लोकल लैपटॉप्स के लिए। वीमवेयर पे कर लें, वर्चुअल बॉक्स पे पूरा एनवायरनमेंट बनाएं, उसको क्रैक करने की कोशिश करें, उसको अटैक करने की कोशिश करें। बिल्ट इन आपको वो मिलती हैं हैकमी पब पे, और उस पे पूरी इमेजेस मिल जाती हैं। आप उन इमेजेस को उठाएं, वो पूरी लैब्स करें, ट्राई करें, उसमें से चीजें सीखें। ठीक है। बिल्कुल एंड टू एंड तो किसी को भी, जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बैठा हुआ है, उसको भी नहीं पता कि उसका अटैक में क्या आएगा, कैसे क्या होगा। पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। यू कैन मैनेज कि यार मैं चीजें अच्छी से अच्छे करूँ, बेहतर से बेहतर करूँ। आ गया रीशा का मैसेज, मैंने उनका नाम लिया था अभी। नेटटेक भी कोर्स करवा रहा है, ट्राई हैक हैक द बॉक्स पे फ्री अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसी है। थैंक्स रीशा। उमर शारिक भाई, डेली तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। जितना मैक्सिमम टाइम मिलता है उतना यूज करें और इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और आगे बढ़ते जाएं।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रबिल, अगर आपको कुछ और चीजें शेयर करनी है तो यू कैन टेक द लीड। थैंक्स। जज़ाकल्लाह आप सबका ज्वाइन किया। थैंक यू। Thank you, sir, for coming, and thank you all of you guys for coming. But one thing I would like to share as well. Let's say if you are doing any kind of thing or using any tool, बहुत सारे tools हैं. It can be Nmap or anything, right? Usually आपके hosting tools होते हैं, सब Finder वगैरह. So try to look into the code जो कि उन developers ने लिखा है, जिन्होंने वो टूल क्रिएट किया है, such that you can get to know के how you can create your own tool as well. Because sometimes it happens के last time I was using Harvester, if you guys know, anybody know about it. So it's an awesome tool to gather a lot of data, reconnaissance के लिए काम आता है. So what it does, it has some features जो कि वो सिर्फ Ubuntu पर रन करते हैं, और then I have to manage and run it on Windows. So at least try to get to know the code that is written by senior engineers so that आप उसको read कर सको और अपनी scale up कर सको. So I guess that's all from our side. We will meet you into the next session from tomorrow, which is about SOC. So take care, guys. Allah Hafiz.